Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. Today our lecture of discussion is the poem number 10, that is The Hollow Man, written by T.S. Eliot. Students, आज जो हमने poem discuss करनी है वो है हमारी poem number 10 जिसका नाम है The Hollow Man और इसे लिखा है T.S. Eliot ने। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम टी.एस. एलियट के इंट्रोडक्शन से। फर्स्टली आप सब जानते हैं, फर्स्ट वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट एंड टी.एस. इज़ द पोएट ऑफ द होलो मैन। सो स्टूडेंट्स, ही इज़ एन अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट। ही इज़ एन अमेरिकन बट बॉर्न, लेकिन ये पैदा हुआ था एज अ ब्रिटिश पोएट। बॉर्न इन 1888, 1888 में ये पैदा हुआ था एंड डाइड इन 1965 और 1965 में इसकी डेथ हो गई थी। 20th सेंचुरी पोएट, ये 20th सेंचुरी का जो पोएट था इसको 20th सेंचुरी पोएट भी कहा जाता है। फेमस पोएम आर द वेस्टलैंड, जो इसकी बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम हुई थी उसका एक जो नाम था वो था वेस्टलैंड एंड द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एंड देन द थर्ड वन इज़ द होलो मैन। तो ये इसकी फेमस पोएम थी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम अपनी पोएम को डिस्कस करते हैं विद द ट्रांसलेशन। जैसे कि लाइन है, वी आर द होलो मैन। होलो मीन खोखले, हम खोखले आदमी हैं। वी आर स्टफ्ड मैन, बुस बड़े, यानी कि स्टफ्ड मतलब बुस बड़े, हम बुस बड़े आदमी हैं। लीनिंग टुगेदर, इकट्ठे सहारा लिए खड़े हैं। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, दिमाग तिनकों से बड़ा है। लीनिंग स्टूडेंट्स, उसका मीनिंग लिखा हुआ है जिसका मतलब है झुकना, सहारा लिए होना। एंड हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, हेड पीस मीन दिमाग। आवर ड्राइड वॉइसेस व्हेन, हमारी खुश्क आवाज़ें जब, ड्राइड मीन खुश्क। वी विस्पर टुगेदर, टुगेदर इकट्ठे, विस्पर सरगोशी करना, हम इकट्ठे सरगोशियाँ करते हैं। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, क्वाइट मतलब खामोश, मीनिंगलेस बेमानी, खामोश और बेमानी लगती हैं। एज विंड इन ड्राई ग्रेस, खुश्क घास में हवा की तरह। विंड हवा, ग्रेस घास। और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए शीशों पर चूहों के पाँव की तरह। ब्रोकन टूटे हुए, ग्लास शीशा। इन आवर ड्राई सेलर, सेलर तय खाना, हमारे खुश्क तय खानों में। दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो जो मर चुके हैं या कर चुके हैं। विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम्स, आंखों में आंखें डालना, डायरेक्ट आई टू डेथ मौत की, और अदर किंगडम दूसरी दुनिया, यानी मौत की आंखों में आंखें डालना। तो इस लाइन की ट्रांसलेशन है, विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम, जो मौत की आंखों में आंखें डाल के दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। रिमेंबर अस इफ एट ऑल नॉट एट लॉस्ट, अगर हमें याद करेंगे भी तो, लॉस्ट मीन इंतहाई। एंड द वायलेंट सोल बट ओनली, वायलेंट बहादुर, तो बहुत बहादुर रूह नहीं समझेंगे बल्कि सिर्फ एज द होलो मैन, खोखले आदमी समझेंगे। द स्टफ्ड मैन, बुस बुरे हुए आदमी। Now students, we come to discuss firstly the theme of the poem. Next we discuss about the reference to context and the explanation. Like हम जैसे पहले करते हैं, poem की translation plus important synonyms, difficult words meanings plus reference to context and then question answer. So students, let's start the theme of the poem. What the poet want to told us in the poem, that what is meant by the hollow man and what is meant by this poem. So student, let's start. T.S. Eliot describes the pathetic and the pitiable condition of the modern man living in this society. T.S. Eliot जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक एंड द पिटिएबल, दर्दनाक हालत को बयान कर रहा है जदीद दौर के इंसान की, उसकी मुआशरे में। दे आर गुड फॉर नथिंग एज दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन वन एंड अदर एंड हैव नो ओपिनियन एंड पर्सनैलिटी ऑफ देयर ओन, कि वो दे हैव गुड नथिंग एज दे आर टोटली, के जो जदीद दौर का इंसान है वो दूसरों पे डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है, और एक दूसरे पे इन्हिसार करने की वजह से वो अपनी पर्सनैलिटी और ओपिनियन में कोई भी फ़र्क नहीं कर पाता, उसको
अच्छी ओपिनियन और अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसकी नहीं हो पा रही। देयर वॉइसेस आर इमोशनलेस, उनकी जो आवाज़ें हैं वो बिल्कुल किसी एहसास के बगैर है। व्हेन दे विस्पर इवन दे आर नॉट रिमेंबर्ड एज द पैशनेट सोल्स बाय द पीपल ऑफ द पास्ट हु आर रियली द मैन ऑफ एक्शन, बट रिमेंबर्ड इफ़ एट ऑल एज हॉलो एंड स्टफ्ड मैन। तो जो एलियट है वो ये कहना चाह रहा है कि जदीद दौर का जो इंसान है वो अपनी सोसाइटी में उसकी कोई रेपो नहीं है। उनके जो जदीद दौर के इंसान हैं उनकी आवाज़ें इमोशनलेस हैं, बिल्कुल बगैर किसी एहसास के। तो वो उन लोगों की कंडीशन को बयान कर रहा है और कह रहा है कि ये बिल्कुल खोखले दिमाग के आदमी है जिनमें सिर्फ बुस भरा हुआ है, यानी जिसे हम कहते हैं गास बड़ी हो दिमाग में, तो उसे हम कहते हैं। Now students, let's start the first one thing that is very important to discuss in our poem, that is the reference to context. So students, a reference should be same for each and every line. So the reference, you can use just one reference for every description or the interpretation of every line. So students, let's start. These lines have been extracted or taken from the poem The Hollow Man, written by T.S. Eliot. So student, you write reference, this reference, if the examiner given you any stanza of this poem, you can prepare just one reference. These lines have been extracted from the poem The Hollow Man, written by T.S. Eliot. The next one is the context. The context is also the same for each and every line. Mean to say कि आपका reference भी same होता है and the context is also the same for each and every line. So students, in this poem, let's start the context. Mean that markazi khayal. In this poem, the poet criticizes the paralyzed force of the modern man who आर जस्ट टफ्ड मैन। इस पोएम में जो पोइट है वो तनकीद कर रहा है पैरालाइज्ड फोर्सेस वो होती हैं, यानी कि जो हरकत नहीं कर सकती, जो बिल्कुल अपाहिज होती हैं जदीद ज़माने के इंसान की। एंड जस्ट टफ्ड मैन, और ऐसे इंसान जिनके दिमाग में बुस बढ़ चुकी है। दे हैव नो विजन, उनका कोई मकसद नहीं, विजडम, उनमें कोई अक्लमंदी नहीं, ओपिनियन, उनका कोई नुक्ता नज़र नहीं, इन साइट ऑफ देयर ओन। दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन वन एंड अदर, वो फुली एक दूसरे पे इन्हसार करते हैं। थस लैकिंग एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअलिटी, देयर वॉइसेस एंड meaningless and passionless, like the rustling of wind in dry grass or the soundless scattering of rats over broken piece of glass. तो वो ये कह रहा है कि उनकी आवाज़ें बिल्कुल ऐसी हैं, पैशनलेस हैं, उनकी आवाज़ों में कोई जोश नहीं है और बिल्कुल ऐसे है जैसे एक हवा चल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा, जो घास को, एक ऐसी हवा जो कि घास को खुश्क करती जाती है। तो वो बिल्कुल कह रहा है कि ये इंसान ऐसे हैं। एंड देयर स्केटरिंग ऑफ रैट्स, और बिल्कुल ऐसे निशान छोड़ के जा रहे हैं जिस तरह शीशा टूटा हुआ हो और उन पे चूहों के पाँव के निशान हो। तो वो कह रहा है कि ये इंसान जो हैं ये आजकल बिल्कुल ऐसे अमाल कर रहे हैं, इनकी ऐसी हरकतें हैं। So students, before explanation, we need to know about the meaning of the difficult words, like you can say that the synonyms. So first we discuss the synonym. Hollow mean worthless, stuffed, filled with something like straw. Leaning means that the synonym of leaning is bending. Headpiece, the synonym of headpiece is the mind. And the straw, synonym of straw is the hay. And the next one synonyms are alas, expression to show pity or unhappiness, dried, emotionless, whisper, murmur, cellar, basement, paralyzed, disabled, gesture, motion, action, crossed, reach, violent, forceful or powerful. So students, these are the difficult words meaning that we called it the synonyms. So you can prepare these synonyms for your exam. So students, let's start the explanation from line 1 to 4. If you read the line from 1 to 4 of the poem, then
the lines are, we are the hollow man, we are the stuffed man, leaning together, headpiece filled with straw, alas. So student, explanation for these 4 lines, the reference should be the same and the context is also the same, but the explanation may be the different. So student, let's start the explanation of these 4 lines. In these lines, the poet criticizes the pitiable condition of the modern man. He calls them hollow and stuffed man. The poet declares himself as a part of that soulless society. जो शायर है वो अपने आप को कहता है कि मैं भी इस soulless कहते हैं बेरूह सोसाइटी का हिस्सा हूँ, by using the pronoun, जिसको उसने एक pronoun यूज़ किया है जिसको हम कहते हैं we is a pronoun. ठीक है, उसने एक pronoun यूज़ किया जिसको उसने बोला we, जैसे उसने बोला we are the stuffed man, we are the hollow man. So that's why the word we use as a pronoun. Their mind are devoid of any wisdom or insight. उनका दिमाग जो है वो किसी भी दानिशमंदी और शऊर से बालातर है, उनमें ये चीज़ नहीं पाई जाती. The poet tells that they are worthless एंड स्टफ़. जो शायर है वो बताना चाह रहा है कि ये बेकीमती हैं, यानी इनकी कोई कीमत नहीं रही और इनमें बुस बढ़ चुका है. पीपल हु हैव नथिंग वर्थ वाइल टू डू और शो. जो लोग अपने आप को कीमती नहीं बताते और कीमती नहीं बनाना चाहते. दे आर मेंटली, दिमागी तौर पर, स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर, एंड फिज़िकली और जिस्मानी तौर पर पैरालाइज्ड पीपल. ये रूहानी, दिमागी और जिस्मानी तौर पर अपाहिज हो चुके हैं. डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर, एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं. have no opinion of their own as they are unable to think even for themselves. इनका अपना कोई नुक्ता नज़र नहीं कि ये अपने बारे में कुछ सोच सकें. T.S. Eliot has used the word alas. Alas means that अफसोस. तो T.S. Eliot ने अफसोस का लफ्ज़ यूज़ किया है to lament over this pathetic condition of the man. तो वो इंसान की इस हालत को देख के अफसोस का इजहार कर रहा है. So students, next the lines 5 to 10. Our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless as wind in dry grass or rats' feet over broken glass in our dry cellar. So students, the explanation for the line number 5 to 10, reference should be the same and the context is also the same that we have already discussed. So students, explanation may be the different for these line. So let's start to explain these lines. In these lines, the poet highlights the pitiable condition of the modern man. So students, the first line is the same. They have no courage to speak louder as they have nothing worthwhile to say or discuss. इनके अंदर हौसला नहीं कि ये ऊंचा बोल सकें. Have nothing worthwhile, और इनके अंदर कोई चीज़ ऐसी कीमती नहीं जो इनको कीमती बना सके, या कोई ये चीज़ इस तरह से बोलें कि ये कीमती बन जाए. Without any emotion, बगैर किसी एहसास के, passion, vigor और energy. इनकी आवाज़ों में कोई जोश नहीं, कोई सांस नहीं और कोई पावर नहीं, कोई एनर्जी नहीं. They just whisper together as they have nothing important to say. ये सिर्फ आपस में सरगोशियाँ करते हैं, कोई अहम बात इनके पास कहने के लिए है ही नहीं. The poet has used a simile here. पोइट ने यहाँ पे simile यूज़ की है. simile स्टूडेंट्स कहते हैं तशबीह देना किसी चीज़ को, जिसमें उसने क्या किया है, comparison has been made between the dried voices of modern man and the rustling of wind. जिसको उसने इंसानों की खुश्क आवाज़ों को मैच किया है, तशबीह दी है rustling of wind से, यानी जिस तरह हवा चलती है, इन द ड्राई ग्रास एज वेल एज द साउंड ऑफ रैट्स. जिस तरह चूहों की जो आवाज़ है पाँव की भागने की आती है, और जिस तरह हवा चलती है ड्राई ग्रास के लिए, ओवर द ब्रोकन पीसीज ऑफ ग्लास इन द बेसमेंट, कि अगर जिस तरह ब्रोकन पीस हों हमारी बेसमेंट में, तो वो बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कि चूहे के पाँव हैं. The poet means to say that the hollow men have so dried and emotionless voices that they are not audible. पोइट बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि खोखले आदमी जो हैं, इनकी जो आवाज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूखी हैं और एहसास के बगैर हैं, कि इनकी आवाज़ों में कोई ऐसी बात नहीं कि एहसास हो. जस्ट एज द रसलिंग ऑफ विंड इन डेड ग्रास एंड रैट्स स्कैटरिंग ओवर द ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास इन द ड्राई सेलर डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. जिस तरह बेसमेंट में कोई ग्लास टूटे और उसकी आवाज़ जो है तय खाने से प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल इनकी आवाज़ें ऐसी हैं. कंपेरिजन हैड बीन मेड बाय द पोइट. सो पोइट जो है उसने कंपैरिजन बनाया है दो चीज़ों का, यानी कि रसलिंग ऑफ विंड का एंड रैट्स का, ग्रेस एंड द रैट्स स्कैटरिंग का.
So students, let's see the line 11 and the 12. Shape without form, shade without color, paralyzed force, gesture without motion. So students, the context and reference and the context should be the same, but the explanation may be the different for these two lines. So let's start the explanation. Thematic lines. Yeah, these lines are the thematic lines. Hollow men have shapeless forms. पोइट बता रहा है कि खोखले आदमी की जो फॉर्म है वो बिल्कुल वो शेपलेस है, उसकी कोई शेप नहीं है. बॉडीज विदाउट जील एंड जेस्ट एंड अनेबल टू डू एनीथिंग सिग्निफिकेंट इन द सोसाइटी. उनकी जो बॉडीज़ हैं वो जील नहीं है, बिल्कुल ऐसे हैं जंजीरों के बगैर हैं. एंड अनेबल टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करने के काबिल नहीं है सिग्निफिकेंट इन द सोसाइटी. जस्ट शेडोज विदाउट एनी स्पार्क और एनर्जी ऑफ लाइफ. सिर्फ इनके साए हैं और वो भी बगैर किसी एनर्जी के. उनकी ज़िंदगी में कोई एनर्जी नहीं, कोई पावर नहीं. यूजलेस द वर्थलेस फोर्स एंड स्ट्रेंथ एज दे आर नॉट यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली. इनके पास ये कीमती भी हो सकते हैं और इनके पास मजबूती भी है, लेकिन ये इसको यूज़ नहीं करना चाहते. जस्ट वेक बॉडी मूवमेंट विदाउट एनी रियल विगर और जील. द पोएट एक्चुअली इज लेमेंटिंग ओवर दिस मिजरेबल कंडीशन. जो पोएट है, जो शायर है, बेसिकली बताना चाह रहा है मिजरेबल, बहुत ही दर्दनाक हालत के ऑफ द मॉडर्न मैन, जदीद दौर के इंसान की या मॉडर्न सोसाइटी की, जदीद दौर की मुआशरे की, विच इज़ गुड फॉर नथिंग, जिसके पास कुछ भी अच्छा नहीं है. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द लाइन नंबर 13 to 80. सो द एक्सप्लेनेशन फॉर द लाइन नंबर 13 to 80. सो फर्स्ट वी रीड द लाइन्स, then we explain it. Those who have crossed with direct eyes to death other kingdoms, remember us if at all, not as lost violent souls, but only as the hollow man, the stuffed man. So student, let's start the explanation of these lines. So reference and the context should be the same, but the explanation may be the different. So let's start the explanation for these lines. In these lines, the poet says, the people who have gone to the kingdom of death were brave people. ऐसे इंसान जो कि किंगडम मौत के मुंह में चले जाते हैं वो बहुत बहादुर हैं. They even faced death. वो मौत को तो फेस करते हैं ब्रेवली, बहादुरी से, विद देयर डायरेक्ट आईज एंड हाई हेड्स, यानी कि अपनी आंखों में आंखें डालकर जो मौत है उसको वो देखते हैं. द पोएट आल्सो डिक्लेयर हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ हॉलो एंड द स्टफ्ड मैन बाय यूजिंग द प्रोनाउन अस. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट द पोएट यूज द प्रोनाउन वी एंड देन द पोएट यूज द प्रोनाउन अस, यानी कि हमें. इन द फर्स्ट प्लेस दे डोंट रिमेंबर द मॉडर्न हॉलो एंड द स्टफ्ड पीपल. इन पहली जगह पे वो बिल्कुल कहते हैं डोंट रिमेंबर द मॉडर्न हॉलो एंड स्टफ्ड पीपल. वो कहते हैं उनको याद नहीं करना चाहिए जदीद दौर के खोखले और बुसबुरे लोगों को. इफ़ they remember the modern men at all, they don't remember them as powerful, energetic, angry or forceful souls who have lost their energy now and once were men of action, but they remember the modern man as hollow, empty and stuffed man. लेकिन वो कहता है ये इनको इस तरह याद करना चाहिए मॉडर्न मैन को कि ये बिल्कुल खोखले, खाली और बुस बुरे हुए इंसान हैं. T.S. Eliot means to say that modern men are so useless, worthless people that even they are not worth remembering. Eliot जो है वो कहना चाह रहा है कि जदीद दौर का जो इंसान है वो बिल्कुल यूजलेस है, वर्थलेस है, उसकी कोई किदरो कीमत नहीं. पीपल दैट दे आर नॉट वर्थ रिमेंबरिंग, और उनको अपनी कीमत भी याद नहीं बाय द पास्ट के उन्होंने माजी में किस तरीके से ये जो कीमती है, इज्जत है या चीज़ें हैं जो कमाई. हु वर मैन ऑफ एक्शन एंड ट्रू स्पिरिट, ऐसे इंसानों की उनको कुर्बानियाँ भी याद नहीं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्शन और ट्रू स्पिरिट यानी कि अच्छी सोल जो है वो पाई जाती थी. सो स्टूडेंट्स, explanation, reference to context and the explanation is ended, and now start the short question answer. So students, the first question that is made from this poem, first one is, why does the poet call modern man as the hollow man? So the answer is that the poet calls modern man as a hollow man because they are devoid of any wisdom, insight, vigor and zeal. They are emotionless people, just dependent upon one another and have no individuality of their own. So the next question is, what does the poet say in the last stanza of the poem? In the last stanza, the poet says that the people of the past were really the men of action and courage who faced death even bravely. Those people don't remember the modern man at
all, and if they remember, they don't remember them as men of strength and energy, but as stuffed hollow man. So students, this is our poem ends, The Hollow Man. So students, firstly we discuss the introduction of the poet, then we discuss the poem with the translation, and after that we discuss the theme of the poem, what is the basic theme of the poem. Next we discuss the line by line stanza, reference to context and explanation, one reference, one context, and different explanation for different line. So student, you should be prepared for this poem for your paper. We also discuss the synonym and the question answer at the end. Okay, Allah Hafiz student. Hope so this lecture should be very helpful, will be very helpful for you. Okay, Allah Hafiz.